वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए है और अभी तक 15 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ये है टेस्ट नंबर 16। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। जो क्वेश्चंस होंगे सारे करंट से रिलेट करते हुए ही होंगे। इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन से। भारत में कपास उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? कितने इसमें सही हो सकते हैं? इन 3 में से कितने? देखिए, भारत में कपास की खेती का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है और यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। कपास की ज्ञात 4 प्रजातियों में से 2 की खेती भारत में की जाती है और भारत का लगभग 62% कपास वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादित होता है और 38% का उत्पादन भूमि सिंचित भूमि पर होता है। कितने सही हैं इन तीनों में से? कपास उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, चीन प्रथम स्थान पर है। देखिए, अभी तक भारत ही प्रथम स्थान पर था, थोड़ा सा पीछे था चीन, लेकिन अब चीन जो है प्रथम स्थान पर आ गया और भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया। तो सही है पहला स्टेटमेंट। और भारत में कपास की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र, ये भी ठीक है। कपास की ज्ञात 4 प्रजातियों में से चारों की खेती भारत में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 में से 2 की होती है, तो गलत है दूसरा वाला। और तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। भारत का लगभग 62% कपास वर्षा आधारित क्षेत्र में उत्पादित होता है और 38% का उत्पादन सिंचित भूमि पर होता है। तो कितने सही हो गए इसमें? 1 और 2 सही हो गए इसमें, तो केवल 2, बी है इसका आंसर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के 81वें पूर्ण सत्र में मंत्री ने कहा कि भारत में कपास की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रथम स्थान पर चीन आ गया है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। भारत जो है सभी 4 ज्ञात प्रजातियों, कपास की जो 4 ज्ञात प्रजातियां हैं उनकी खेती करता है। वो हैं गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबाडेज। तो दूसरा वाला गलत है क्योंकि 4 में से 2 के लिए बोल रहा था वो। और वस्त्र मंत्रालय के अनुसार भारत के कपास उत्पादन में वर्षा आधारित क्षेत्रों का योगदान 62% है। सिंचित भूमि 38% योगदान देती है कपास के उत्पादन में। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में चाय उद्योग के संबंध में 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? भारत वैश्विक चाय उद्योग में एक प्रमुख स्थान रखता है, जो विश्व भर में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, जो का मतलब क्या है यहाँ? भारत से। भारत का दक्षिणी भाग मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक देश के वार्षिक चाय उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो लगभग 83% है भारत का दक्षिणी भाग। दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, उसको तो जीआई टैग भी मिला। तो दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग? पहला वाला तो चलिए सही है। देखिए, भारत का उत्तरी भाग मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वो देश के वार्षिक चाय उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो लगभग 83% है। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, ये कहवा के लिए सही हो जाता दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन चाय के लिए नहीं। तो केवल एक ही सही है यहाँ पर, कहवा यानी कॉफी। देखिए, भारत जो है विश्व स्तर पर चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला चीन है। सशक्त भौगोलिक संकेत को चाय प्रसंस्करण इकाइयों में भारी निवेश, निरंतर नवाचार, संवर्धित उत्पाद मिश्रण और रणनीतिक बाजार विस्तार के कारण भारतीय चाय विश्व भर में बेहतरीन चाय में से एक है। तो पहला वाला सही है। उत्तरी राज्य असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी उत्तर भारत के चाय उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत के कुल चाय उत्पादन में इन दोनों राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 83% है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में फ्लिपिंग शब्द का उल्लेख किया जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा इसका सही वर्णन करता है? फ्लिपिंग क्या है? यह एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी इकाई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह किसी विदेशी कंपनी का संपूर्ण स्वामित्व किसी भारतीय इकाई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। इनमें से कोई नहीं। यह एक स्टॉक मार्केटिंग प्रणाली है, जहां हितधारक एक कार्टेल बनाने के बाद स्टॉक में हेरफेर में शामिल होते हैं। फ्लिपिंग क्या है? फ्लिपिंग
फ्लिपिंग यह एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी इकाई को हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है। तो ए है इसका आंसर। देखिए, एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी इकाई को हस्तांतरित करने के साथ ही भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाली सभी बौद्धिक संपदा और सभी डेटा के हस्तांतरण की प्रक्रिया है फ्लिपिंग। इस तरह से यूपीएससी कोई शब्द रख देगी, उसके नीचे व्याख्या के रूप में प्रश्न बनाकर पूछ लेगा। इस तरह से ही प्रश्न पूछ लेता है। समाधान पोर्टल हो गया, ठीक है, ट्रेड्स हो गया, रैंप हो गया, चैंपियंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं ये? रक्षा खरीद से, व्यापार संवर्धन से, सेवा क्षेत्र से या एमएसएमई क्षेत्र से? देखिए, समाधान पोर्टल, रैंप, चैंपियंस और ट्रेड्स ये सब एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है। ए है इसका आंसर। तो एमएसएमई क्षेत्र की बकाया राशि की निगरानी करने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के तहत समाधान पोर्टल, ठीक है, समाधान पोर्टल की सरकार की पहल एमएसएमई को उनकी नकदी प्रवाह संबंधी कठिनाइयों को हल करने में मदद कर रही है। तो समाधान पोर्टल किससे हो गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से, यानी एमएसएमई से। और इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और 200 करोड़ रुपये उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनियों को छूट की सुविधा के लिए ट्रेड्स पर शामिल होने का निर्देश दिया है, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो गया? एमएसएमई से। समाधान पोर्टल ये भी एमएसएमई से। चैंपियंस यानी एकल खिड़की शिकायत निवारण पोर्टल, तो ये भी एमएसएमई से। जून 2020 में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई के लिए लॉन्च किए गए एकल खिड़की शिकायत निवारण पोर्टल चैंपियंस को 16 जनवरी 2023 तक 56,825 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 55,878 शिकायतों का जवाब दिया गया। और सरकार ने वित्त वर्ष 2013 में एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने की योजना यानी रैंप, यानी राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो रैंप किससे संबंधित हो गया? एमएसएमई से। चैंपियंस एमएसएमई से, ठीक है, ट्रेड्स एमएसएमई से और समाधान पोर्टल भी एमएसएमई से, ठीक है। तो रैंप की शुरुआत की और विश्व बैंक द्वारा समर्थित इस योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों एवं साझेदारी में सुधार करना तथा एमएसएमई की बाजार विवरण तक पहुंच में सुधार करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना और एमएसएमई को हरित बनाना। तो ए विकल्प सही है। वो चारों के चारों किससे संबंधित हो गए? एमएसएमई से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सरकार द्वारा विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल किस उद्देश्य हेतु शुरू किया गया है? विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, FIF पोर्टल। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा के लिए निवेशकों के लिए एकल बिंदु इंटरफेस। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा के लिए निवेशकों के लिए एकल बिंदु इंटरफेस, यानी सी है इसका आंसर। देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा हेतु निवेशकों के लिए भारत सरकार के ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस के रूप में एक नया पोर्टल विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल FIF पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आने वाले आवेदनों की एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है। FIF पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। तो विकल्प सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। ब्रांड मूल्य, बौद्धिक संपदा, कॉपीराइट और विनिर्माण उपकरण। अब पूछेगा क्या इसमें? उपरोक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? देखिए, दो होते हैं, ये एक मूर्त निवेश, एक अमूर्त निवेश। तो अमूर्त निवेश कौन कौन से हैं इसमें? यानी नॉन फिजिकल, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, बौद्धिक संपदा हो गई, ब्रांड मूल्य हो गया, ये अमूर्त निवेश है। तो 1, 3 और 4। विनिर्माण उपकरण जो है वो मूर्त निवेश है। यहाँ पर मशीनीकृत उत्पाद, विनिर्माण उपकरण, तो कितने पूछ रहा है? तो 3 है इसमें, तो केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा सी।
देखिए, जिन संपत्तियों को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता उन्हें अमूर्त संपत्ति के रूप में जाना जाता है। वे प्रकृति में गैर भौतिक हैं और एक वर्ष या उससे अधिक हेतु उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि ब्रांड मूल्य, सद्भावना, बौद्धिक संपदा जैसे जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। और मूर्त संपत्ति एक ऐसी संपत्ति जिसमें भौतिक पदार्थ होता है। इसके उदाहरणों में इन्वेंट्री, एक भवन हो गया, रोलिंग स्टॉक हो गया, विनिर्माण उपकरण हो गए, मशीनरी और कार्यालय फर्नीचर आदि शामिल होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट एक सौर ऊर्जा संचालित यूएवी है। यूएवी यानी मानव रहित विमान, ठीक है, अनमैन्ड व्हीकल। यह सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और महीनों अथवा वर्षों तक समताप मंडल में बना रह सकता है। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट क्षोभ मंडल में वाणिज्यिक हवाई जहाज़ों की ऊंचाई से लगभग दोगुनी ऊंचाई पर संचालित होता है। कौन सा इसमें सही है? देखिए, हवाई जहाज तो समताप मंडल में उड़ते हैं, यहाँ सौ क्षोभ मंडल लिखा तो यहाँ समताप मंडल होना चाहिए, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट समताप मंडल में वाणिज्यिक हवाई जहाज़ों की ऊंचाई से लगभग दोगुनी ऊंचाई पर संचालित होता है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट एक सौर ऊर्जा संचालित अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यूएवी है, यानी मानव रहित विमान है। और यह सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है तथा महीनों वर्षों तक समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में बना रह सकता है। तो पहला वाला सही है। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को निरंतर अनुवीक्षण, संचार और विशेषज्ञ विज्ञान मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्रौद्योगिकी वर्तमान में विकास के चरण में है और भारत द्वारा इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया है, जो इसे उन देशों में शामिल करता है। इसे किसे मतलब भारत को उन देशों में शामिल करता है जो वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट समताप मंडल में यानी कि क्षोभ मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में संचालित होता है और 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी अवस्थिति बना सकता है, जो वाणिज्यिक हवाई जहाज़ों की ऊंचाई से लगभग दोगुना है। इस ऊंचाई पर संचालन करने की यह क्षमता इन्हें जो है उपग्रहों के समान अनुवीक्षण करने की क्षमता प्रदान करती है। तो दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि समताप मंडल होना चाहिए। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इसे वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण तथा स्थिरता में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मित किया गया है, जिन्हें वनाग्नि यानी वन में लगने वाली आग, बाढ़, चरम मौसमी घटनाओं और शहरी विस्तार जैसी मानवीय गतिविधियों से खतरा है। इसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा किया जाएगा और निजी परोपकारी तथा सरकारी निवेश के माध्यम से धन जुटाया जाएगा। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। बिल्कुल ये कथन दोनों के दोनों यहाँ पर इसके संबंध में सही हैं, तो सी है इसका आंसर। देखिए, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स इसे वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण तथा स्थिरता में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मित किया गया है, जिन्हें वन में लगने वाली आग, बाढ़, चरम मौसमी घटना और शहरी विस्तार जैसी मानवीय गतिविधियों से खतरा है। तो पहला वाला सही है। इसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी द्वारा किया जाएगा और निजी परोपकारी तथा सरकारी निवेश के माध्यम से जो पैसा है, जो धन है, वो जुटाया जाएगा। तो दूसरा वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, AVGC-XR पर, यानी भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स तथा एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी। पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान में भारत वैश्विक AVGC-XR के क्षेत्र के कुल उत्पादन में 7% हिस्सा साझा करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 वो AVGC-XR उद्योग में प्रतिभा को निखारने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देती है। बिल्कुल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें AVGC-XR के लिए उसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है।
बाकी पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अभी तक तो 7% हिस्सेदारी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसकी तो ढंग से 1% भी नहीं है भारत की, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो सही इसमें पूछा है, सही केवल दूसरा होगा यहाँ पर, पहला वाला गलत होगा। देखिए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र वर्तमान में 2.6 लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है और वर्ष 2032 तक 23 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने का अनुमान है। साथ ही राजस्व वर्ष 2030 तक मौजूदा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। मौजूदा कितना है? 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक एवीजीसी एक्सआर क्षेत्र में भारत का जो योगदान है मात्र 0.5% यानी 1% भी नहीं है, और भारत में लगभग 25 से 30% की वार्षिक वृद्धि और सालाना 1,60,000 से अधिक नौकरियां सृजित करने के साथ वर्ष 2025 तक वैश्विक बाजार हिस्सेदारी भारत की होगी 5%, यानी इस साल अगले साल देखा जाए तो सीधे दुगनी तिगनी, ठीक है, दुगनी तिगनी नहीं, कम से कम 10 गुनी इसकी। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, अभी 7% तो नहीं है। बाकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 कक्षा 6 से स्कूल के पाठ्यक्रमों में रचनात्मक कला डिजाइन और खेल को एकीकृत किया गया उसमें, जिससे होगा क्या, एवीजीसी एक्सआर के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, पिछले 7 से 8 वर्षों में जब से यूट्यूब ने अपने पैर पसारे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ है, ये गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 10 रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है, रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। रुपए यह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली और वित्तीय सेवा उत्पाद है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह एक घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसका उपयोग पूरे भारत में स्वचालित टेलर मशीन यानी एटीएम की फुल फॉर्म है ये, पूरे भारत में एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल यानी बिक्री का एक बिंदु उपकरणों और ई कॉमर्स वेबसाइटों पर किया जा सकता है। कौन सा सही है इसमें? एनपीसीआई द्वारा विकसित रुपए कार्ड बिल्कुल ठीक है, और एटीएम्स में बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है रुपए कार्ड का, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ द सेल यानी बिक्री का एक बिंदु उपकरणों पर, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स, ही है इसका आंसर। देखिए, रुपए कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली और वित्तीय सेवा उत्पाद है। यह एक घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसका उपयोग पूरे भारत में स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल यानी बिक्री का एक बिंदु उपकरणों और ई कॉमर्स वेबसाइट पर किया जा सकता है। दूसरा भी सही हो गया, पहला भी सही हो गया। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ को भारत में एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और नेटवर्क प्रणाली बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, कौन देता है? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 किसको? आरबीआई को और आईबीए को, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को और भारतीय बैंक संघ को। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इनसे भी टेस्ट किया, फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।